नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी हाल ही में आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट यह एक तरह से जो न्याय था यह उसके हाथ में आ चुका है कि डीएसएसबी यानी कि दिल्ली के जितने भी एग्जाम होंगे दिल्ली राज्य के, वह दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में होगी, ना कि केंद्र सरकार के हाथ में होगी। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसी को लेकर, उसी के रिगार्डिंग आपको एक बहुत बड़ा वैकेंसी जो हर साल आपको देखने को मिलता है डीएसएसबी, इस बार भी देखने को मिल रहा है और इसके लिए इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी जल्द ही सामने आया है। तो आप लोग तैयार हो जाएं। मे बी अगर हम अपना राय अगर रखें तो सितंबर अक्टूबर यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर यही 3 महीने के बीच में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसके विषय में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, हर एक पहलू को समझेंगे। आखिर एज कितने होने चाहिए पीआरटी में, पीजीटी में, टीजीटी में, एलिजिबिलिटी यानी क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम के सिलेबस जो आपको पता है कि पेडागोजी इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कितने, एक तरह से पार्ट 1 का पेपर होता है, पार्ट 1 में क्या क्या सब्जेक्ट हैं और पार्ट 2 में क्या है। तो पार्ट 2 में केवल पेडागोजी है, कितने मार्क्स चाहिए कम से कम बस पास होने के लिए। मेरिट तो अलग से डिसाइड होगी, लेकिन पहले पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंट चाहिए। तो इस सभी के विषय पर डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, अभी हाल ही में एक तरह से जो पिछली बार डीएसएसबी हुआ था, पिछली बार तो टीजीटी नहीं हुआ था, लेकिन पिछली बार में इन्होंने एज कुछ और रखा था और उसमें 30 रखा था। तो उसमें बच्चों में विवाद हुआ, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा वो नोटिफिकेशन के बाद हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग पहले बात कर लेते हैं एज पे ही। देखिए एज इसमें कितना होना चाहिए, वाली बात है। एज कितने होने चाहिए पीआरटी के लिए। जो जनरल अभ्यर्थी हैं, जो यूआर से आते हैं, यूआर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनका कम से कम नहीं तो 30 ईयर एज होना चाहिए, 30 साल के वो अभ्यर्थी होने चाहिए। और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर ओमेन के लिए क्या छूट है इसमें। तो ओमेन के लिए पीआरटी में कोई भी एक तरह से रिजर्वेशन या फिर कह लीजिए कोई भी छूट नहीं है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है ओमेन के लिए। ओमेन का भी जो जनरल कैटेगरी से यूआर से आती हैं उनका 30 ईयर ही है, 30 साल तक ही वह फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं पीआरटी के लिए। इसके बाद अगर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी, जो यहाँ के दिल्ली के निवासी होंगे ओबीसी, उनके लिए जो एज यहाँ पे एज कैटेगराइज किया गया है, जो दिल्ली के निवासी होंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना भैया। 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 33 साल तक। कितने साल का? 3 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन होगा। और जो SC ST हैं, वो तो हर एक राज्य, चाहे जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो आप, SC ST से हैं अगर, तो आपका जो रिजर्वेशन है वह 5 साल का होगा। 5 साल SC ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर्स। ओके। और इन सब में यानी पीआरटी में ओमेन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर OBC से ओमेन आती हैं तो 3 साल, अगर SC ST से आती हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर पीआरटी दे रही हैं वह अगर जनरल से आती हैं तो 30 साल उनका एज होना चाहिए। बस ये चीज़ें हैं, यह मैक्सिमम है ना, ये चीज़ें याद में रखना है। अब टीजीटी पीजीटी के लिए एक विवाद था, है ना। टीजीटी पीजीटी के लिए पिछली बार तो नहीं हुआ था टीजीटी, लेकिन इसके पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि परियार साल जिसे बोलते हैं भाई, तो टीजीटी और पीजीटी, है ना, इन दोनों का जो एज है ना, और जो बच्चों ने एक तरह से मांग रखी थी अपनी, कम से कम ये 32 साल होने चाहिए। टीजीटी के लिए 32 होना चाहिए और पीजीटी कम से कम नहीं, मतलब मैक्सिमम एज है। और पीजीटी के लिए 36 शायद था, है ना। तो यही अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी कुछ हमें फेर बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। वह टीजीटी के लिए 32 होगा, ये जनरल है। और SC ST OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन OBC के लिए कर लीजिएगा, SC ST के लिए आप 5 साल रिलैक्सेशन कर लीजिएगा, ये चीज़ें। लेकिन इसमें एक और चेंजेस हैं, जो ओमेन है ना, यानी कि जो फीमेल हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो टीजीटी के लिए तो कुछ भी नहीं, टीजीटी के लिए हाँ कुछ रिलैक्सेशन है, मतलब कि इनको 40 साल तक वरीयता दिया जाएगा, यानी कि 40 साल के एज तक जो होंगी वह इसके लिए एलिजिबल होंगी। और पीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है फीमेल के लिए। ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पीआरटी के सिलेबस। पहले एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं, फिर पीआरटी के सिलेबस की तरफ चलते हैं। एक एक चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करते हैं ना। अब देखिए एग्जाम पैटर्न क्या इसका रहने वाला है। आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? 1/4 होगा। यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन करते हैं, 5 में अगर 4 आपने गलत कर दिया और 1 आपने सही किया तो आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका कटेगा। ठीक है, डिडक्ट होगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो, यानी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क लिया जा सकता है। उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले लेना है कि पेपर ही खराब हो जाए।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कितने नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का, 200 नंबर का पेपर होगा और 200 मार्क्स होंगे टोटल। कितने मार्क्स होंगे? 200 मार्क्स के पेपर होंगे। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कितने घंटे का पेपर होगा? 2 आवर का पेपर होगा, यानी 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। 200 मार्क्स का होगा, 200 नंबर रहने वाले हैं और डिडक्शन यानी 1/4 होगा। आपको ये चीज़ें सामने दिख रही हैं। हम पीआरटी में पीआरटी में भी 2 पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट में भी 100 नंबर के पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट भी 100 नंबर का होगा और पेपर सेकंड भी 100 नंबर का ही होने वाला है। तो पेपर जो फर्स्ट होगा 100 नंबर में, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं? वो जनरल जो आप स्टडी करते हो ना, डिफरेंट एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, है ना। तो यह सारे के सारे, जैसे रीजनिंग बहुत स्ट्रांग करना है आपको। रीजनिंग 20 नंबर का रहेगा, मैथ 20 नंबर का रहेगा, हिंदी, जनरल हिंदी 20 नंबर का रहेगा। इसमें संस्कृत नहीं होता है। जनरल इंग्लिश 20 नंबर का होगा। जीके जीएस, देखिए जीके अलग है, जीएस अलग है। ये दोनों आपको कवर कर देगा आपका लूसेंट। जीके और जीएस 20 नंबर का रहेगा। और इस 20 नंबर में जीके जीएस में करंट अफेयर आता है 6 या 7 नंबर का। 6 से 7 मार्क्स का आपका क्या रहेगा? सीए रहेगा, यानी करंट अफेयर रहेगा। यह चीज़ें आपको ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यह चीज़ें याद रखना है। और इन सब में यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका 40% लाना अनिवार्य है। 40% अगर आप लाएंगे तो ही आप पास माने जाएंगे, आपकी कॉपी आगे चेक होगी। अन्यथा कंडीशन में आपकी कॉपी चेक होना बंद हो जाएगी और आप जो है अगर पास ही नहीं हो सकते तो मेरिट की बात ही छोड़ो। इतना तो पास होना चाहिए, उसके बाद मेरिट डिसाइड होगा। अगर इसके ऊपर भी मैक्सिमम उतने अभ्यर्थी मिल गए हमें, जितने हमारे पास सीटें हैं उतने अभ्यर्थी, अगर 40% के ऊपर मान लो 80% वाले मिल जाते हैं तो 40% का नौबत ही नहीं आएगा। तो यह मत दिमाग में लेकर चलना है हमें, या फिर नहीं चलना है हमें कि 40% पे ही मेरिट बनेगा। 40% तो एक क्राइटेरिया रखा गया है पास होने का। अगर 40% से नीचे आते हैं वो किसी को नहीं लेगा, भले ही सीट खाली चली जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ एलिजिबिलिटी में एक चीज़ और याद रखना, आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। और रहेगी बात 12th में आपका 50%, कम से कम 50% होने चाहिए। यह वहाँ का क्राइटेरिया है, ये चीज़ें याद रखना है। अभी जो बच्चे जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके मन में एक दुविधा भी होगा कि सर क्या अगर मैं पास कर लूँगा तो मैं एलिजिबल हो पाऊँगा कि नहीं। तो उसके लिए मैं लास्ट तक बताऊँगा, आप लोग बने रहना बस चैनल पे। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका पेडागॉजी वाला सेक्शन है। पेडागॉजी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है और आपको इसको बहुत ही गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। वैसे दोनों में मेहनत करना है आपको। जो पेडागॉजी होगा इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के ही होंगे। इसमें भी 40% लाना अनिवार्य है। 40% लाते हैं तो पास माने जाएंगे, अन्यथा कंडीशन में फेल कर दिए जाओगे आप, भले सीट वैकेंट चली जाए। अब देखिए इस पेडागॉजी में कुछ चीज़ें हम लिख कर लेकर आए हुए हैं जो कि आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए जो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आप सभी को। और डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन क्या होते हैं डेवलपमेंट के, हम हो सकता है इसके क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट कर दें। थोड़े से चोट वगैरह लग चुके थे तो अब वह उसकी भरपाई हो चुकी है ना। तो क्लासेस बहुत जल्द आपके सामने आने लग जाएंगे। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस क्या होता है, इसके विषय में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। आप पहले जो हम सिलेबस बताएंगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट करने के बाद नोट कर देखिए, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में, जीके जीएस में, ये आप हमेशा जो पढ़ते आते हो ना वही सारे टॉपिक्स होंगे। इसको आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेंगे खत्म करने में और ना ही आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसमें टॉपिक अगर आप लिख लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसको सर्च करके आप एक एक करके पढ़ भी सकते हो। अपने आप को संतुष्टि दोगे पहले कि मैंने सिलेबस खत्म कर लिया, फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करिए, ठीक है। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, ये हो गया। और चौथा है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसीज, जितने होती हैं इसका क्या रोल होता है बच्चों के एक तरह से ग्रोथ में, क्या क्या रोल होता है प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसीज का। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, अगर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये इसका लर्निंग का इंपॉर्टेंस कितना है इसके बारे में ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिव्स, है ना, कंस्ट्रक्टिव्स, तो इसके बारे में पढ़ने हैं आपको क्या होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है जो 7वां है टॉपिक आपका फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक क्या होता है बच्चों का, जो कितने दिन पे लिया जाता है, कब कब लिया जाता है, कितने तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। डिसेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वे कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होते हैं आपको पता होना चाहिए, विकार जिसे कहते हैं भाई। इसके बाद क्या है भाई, गाइडेंस एंड काउंसलिंग,
गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है, इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो। इसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडरशिप क्या होता है। इसके बाद NEP 2020 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भर भर के क्वेश्चन आया था यहाँ से। इसके बाद राइट ऑफ चिल्ड्रेन के क्या क्या राइट्स होते हैं स्कूल में, फैमिली के अंदर, मतलब उसको कैसे फुलफिल किया जाता है इन लोग के द्वारा, और इम्पॉर्टेंस कितने रखते हैं, तो यह चीज़ें। एजुकेशन एक्ट 2009 इसके बारे में पढ़ना है आपको, है ना। इसके बाद है लर्निंग एंड नॉलेज, इसके बाद है करिकुलर एरियाज़, तो कितने होते हैं, बस इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो पेडागॉजी कंप्लीट होगा। और पेडागॉजी में 100 मार्क्स उसी के आते हैं जो भरपूर प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें तो अपने एक तरह से एबिलिटी और क्षमता तक भी, आपके सोचने की क्षमता पर भी आधारित होती हैं एक सम चीज़ें। आपको ये चीज़ें दिमाग से निकाल देना है कि केवल पेडागॉजी का मतलब होता है पेडागॉजी एक सब्जेक्ट, नहीं। पेडागॉजी में हिस्ट्री, पॉलिटी भी पिछली बार आया था, पॉलिटी, हिस्ट्री, सच बताएं तो आपका जो साइंस होता है ना, फिजिक्स वगैरह, इससे आ गए थे पेडागॉजी बना के। आप सोच लो हर एक सब्जेक्ट मिला के पेडागॉजी बन जाता है। तो वही चीज़ें होती हैं जो बच्चों को एक तरह से हम सिखाते हैं ना, शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वही सारी चीज़ें मिलके इसमें आ जाती हैं। CDP वगैरह ज़्यादा इसमें रोल निभाता है, तो ये चीज़ें हो गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही आप सभी के लिए। अगर यह वीडियो अगर पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बहुत जल्द हम क्लासेस भी लगाने वाले हैं इसके, और एक एक क्लास जब भी आएगा तो कंटिन्यू रहेगा, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। और वैकेंसी आ चुकी है तो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई भी होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।